डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर डॉक्टर फैज़ आलम। आज हम डॉन ऑफ मॉडर्न फ़िज़िक्स में एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट लेक्चर स्टडी करने जा रहे हैं, जिसे मॉडर्न फ़िज़िक्स में फादर ऑफ मॉडर्न फ़िज़िक्स भी कहा जाता है, दी फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। तो दिस एक्सपेरिमेंट वाज फर्स्ट टाइम डिज़ाइन बाय हेनरी हर्ट्ज़ इन 1887। तो याद रख लो, जब हम इस एक्सपेरिमेंट को स्टडी करेंगे तो पहले हम इसका क्लासिकल अप्रोच देखेंगे। तो ये पीरियड भी देखें 1887, बिफोर द बर्थ ऑफ 20th सेंचुरी। तो ये क्लासिकल फिज़िक्स का पीरियड है। तो शुरुआत वहाँ से हुई। क्लासिकल फिज़िक्स इसको सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं कर सकी। बाद में 1905 में आइंस्टाइन ने मैक्स प्लैंक के कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज़ किया, फोटॉन थ्योरी ऑफ लाइट को सामने रखते हुए सक्सेसफुली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया और उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला। तो बहुत लंबी दास्तान है। हम आज फर्स्ट लेक्चर में इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप, इसके जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे, और वाई क्लासिकल फिज़िक्स फेल टू एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये तीन चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसकी आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन होगी। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या चीज़? देखें, फोटो स्टैंड फॉर लाइट एंड इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉन्स। यानी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करना, इलेक्ट्रॉन का एमिट होना एट द कॉस्ट ऑफ फोटॉन। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि अगर हमारे पास एक मेटल सरफेस हो और उस मेटल सरफेस पे, लेट्स सपोज ये मेरा हाथ मेटल सरफेस है, मेटल है, इस मेटल पे मैं लाइट फॉल करता हूँ सूटेबल फ्रीक्वेंसी की। तो जब लाइट इस मेटल सरफेस पे फॉल करेगी, हमें इल्म है कि मेटल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो एट द कॉस्ट ऑफ लाइट, फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस क्या होंगे, इजेक्ट आउट होंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स को नाम दिया गया है फोटो इलेक्ट्रॉन, और इस प्रोसेस और इस फिनोमिना को क्या कहा गया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो मुख्तसरन डेफिनेशन, when light of certain suitable frequency is allowed to fall on metal plate, electrons are emitted out called photoelectron, and this phenomena is known as photoelectric effect. तो फोटो एमिशन या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिटेल में जाने से पहले हम देखते हैं कि क्या किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट होना सिर्फ लाइट की वजह से भी है या कोई और भी प्रोसेस है। तो डियर स्टूडेंट, देयर आर 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन इमिशन फ्रॉम द मेटल सरफेस। 3 अदर प्रोसेस भी हैं, क्योंकि ये इसके साथ मुंसलिक है, वो भी देख लें। थर्मियोनिक एमिशन, नंबर 2 फोटो एमिशन, एंड नंबर 3 सेकेंडरी एमिशन। तो थर्मियोनिक एमिशन क्या है, ज़रा देखें। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक मेटल है, हम इसको हीटअप करते हैं, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। तो जब हम इसको हीटअप करेंगे तो उस मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थर्मल एनर्जी गेन करेंगे। हमें इल्म है कि मेटल के अंदर हर एक इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर एनर्जी के साथ रिवॉल्व कर रहा है एटम के अंदर। बाउंड स्टेट में है तो उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड है, फ्री स्टेट में है तो हम जानते हैं कि फ्री स्टेट में उसकी टोटल एनर्जी 0 होती है। बहरहाल एक पार्टिकुलर थर्मल एनर्जी के साथ फ्री स्टेट में जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो जस्ट लाइक गैस मॉलिक्यूल, वो रैंडमली ओरिएंटेड है और रिवॉल्व कर रहा है या रैंडमली इधर उधर मूव कर रहा है। तो जब आप इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, हीटअप करते हो, वो थर्मल एनर्जी गेन करता है, और आफ्टर गेनिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी एवेंचुअली इट विल एस्केप आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो अगर टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन मेटल से इजेक्ट हो रहे हैं तो इस एमिशन को क्या कहेंगे, थर्मियोनिक एमिशन। नाम से ही जाहिर होगी बात। अगर दूसरा प्रोसेस फोटो एमिशन, जो अभी मैंने बताया कि हमारे पास ये मेटल है और इस मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम टारगेट फ्री इलेक्ट्रॉन को करेंगे। बाउंड इलेक्ट्रॉन भी इजेक्ट हो सकते हैं अगर आने वाली लाइट की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी बहुत ग्रेटर हो। तो लेट्स सपोज इस मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये हमने एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल की है। जब ये लाइट फॉल करेंगे हम लोग, तो लाइट की मैटर के साथ इंटरेक्शन होगी। तो याद रख लो, इस तमाम डिस्कशन के अंदर या जो हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें वो इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर स्टडी करना चाह रहा था।
क्योंकि लाइट मैटर के साथ आके क्या करती है, इंटरेक्ट करती है। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, तो लाइट आई, लाइट ने एक पार्टिकल को क्या किया, एस्केप आउट कर दिया, इजेक्ट कर दिया। तो दिस इज इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। अभी हम इसको फोटॉन नहीं कहेंगे, हम क्लासिकल पीरियड में है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहेंगे। बात ज़हन में आ रही है ना। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइट वेव मेटल सरफेस पे फॉल करती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, इजेक्ट होते हैं। इस किस्म की एमिशन को क्या कहा गया, फोटो एमिशन। तीसरा प्रोसेस सेकेंडरी एमिशन, कि अगर हम ऐसा करें कि इलेक्ट्रॉन्स खा वो आप लाइट फॉल करके या हीट अप करके प्रोड्यूस कर लो, जैसे CRO के अंदर हुआ है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के अंदर, कि हम फिलामेंट को, एक छोटी सी मेटल है, उसको लाइट बैटरी से, हल्की बैटरी से पोटेंशियल दे के इलेक्ट्रॉनों को हीट अप करके प्रोड्यूस करते हैं। फिर हम कैथोड और एनोड, दो मेटल प्लेट लेते हैं, एक कैथोड है एक एनोड है, इसके दरमियान हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, हाई वोल्टेज सोर्स। जब हाई वोल्टेज सोर्स की वजह से हाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोवाइड करोगे तो मैसिव किस्म की इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करेगी। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट होने के बाद इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होंगे, वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे। बड़ी फेमस इक्वेशन है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज टाइम एक्सेलरेटेड पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू Q इंटू V0। ये बड़ा फेमस रिलेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़ा। तो काइनेटिक एनर्जी गेन होगी। अब दीज हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन अगर किसी मेटल पे फॉल कर दी जाएं, किसी एटम पे फॉल करें, तो जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन या जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, आने वाले इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी उनको ट्रांसफर करेंगे, एनर्जी मोमेंटम इंपोर्ट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो एज ए रिजल्ट एटम से या मैटर से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इजेक्ट होंगे। ये इलेक्ट्रॉन वर्सेस इलेक्ट्रॉन कोलिजन हो रहा है, तो इस किस्म की इमिशन को कहते हैं सेकेंडरी इमिशन। तो ये तीन प्रोसेस तो हो गए। अब हम अपने प्रोसेस की तरफ आते हैं, फोटो इमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरफ। हर्ट्ज ने जब 1887 में ये एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया तो उसकी इंटेंशन क्या थी, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो याद रखो, मैंने अभी स्टार्ट में कहा है कि यहां से जो बात स्टार्ट होने जा रही है वो क्या है, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, रेडिएशन का मैटर के साथ इंटरेक्शन, इसको स्टडी करना। तो 1865 में मैक्सवेल ने वेव्स को, जो वेव्स थ्योरी ऑफ लाइट थी, उसके बारे में कहा कि वेव्स क्या हैं, दे कंसिस्ट ऑफ एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एज वेल एज ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। कि वेव्स जो है ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पे कंसिस्ट करती है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट सक्सेसफुली दुनिया के सामने दी मैक्सवेल ने, और उसने 4 इक्वेशन डेवलप की जिन्हें मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं। तो 1887 में हेनरिच हर्ट्ज ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका जो बेसिक पर्पस था, इन ऑर्डर टू वेरीफाई एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। What was the purpose of photoelectric effect? In order to verify existence of electromagnetic wave, they wants to interact these radiation with material medium. तो इसलिए उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के सामने एक टारगेट रखा, और वो टारगेट क्या थी, मेटल प्लेट थी। कौन सी मेटल प्लेट थी, फोटो सेंसिटिव मेटल। फोटो सेंसिटिव मेटल ऐसी मेटल होती है कि जिस मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान स्ट्रांग कूलम अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं पाई जाती। अगर स्ट्रांग न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन वीकेस्ट है तो ऐसी मेटल को कहते हैं फोटो सेंसिटिव मेटल, कि उसके ऊपर आप आम लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, लो फ्रीक्वेंसी लाइट भी फॉल करो तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड फोटो सेंसिटिव मेटल। और ये जो अल्कली ग्रुप है, ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये फेवरेबल चॉइस है कि ये फोटो सेंसिटिव नेचर रखती हैं। अच्छा, ये तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन होगी। मैं दोबारा दोहराता हूँ, कुछ चीज़ें मैंने लिखी नहीं है, आप मेरे लेक्चर को बार बार सुने, जो है ना, बार बार अल्फाज पे गौर करें और सुनते वक्त उसको लिखें। कि दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है, द इमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन
frequency of suitable light is allowed to fall on it. The emission of electrons from the surface of metal plate when frequency of suitable light is allowed to fall on it is called photoelectric effect. तो अब आते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप की तरफ। एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था? दिस इज एन एवेक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, कि ये हमारे पास एक एवेक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है जिसके इनसाइड कोई मीडियम नहीं है, एयर या एयर की तरह कोई गैस मॉलिक्यूल्स नहीं है। एक स्मॉल विंडो छोड़ी गई है ग्लास सरफेस के दरमियान, और ये विंडो है क्वार्ट्ज मटेरियल की। इस विंडो के थ्रू देखें, ये सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट। मैंने बल्ब शो किया हुआ है। बेसिकली ऐसा सोर्स ऑफ लाइट है जो नियरली मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोड्यूस करे। अदरवाइज कोई भी सोर्स ऐसा नहीं है जो 100% मोनोक्रोमेटिक लाइट दे। मैंने लेज़र फिजिक्स में मोनोक्रोमेटिसिटी पे एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है, आप उसको सुन लो, देख लो कि कोई भी लाइट मोनोक्रोमेटिक बाय नेचर नहीं होती है, उसके अंदर बैंड ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ होती है। बहरहाल ये एक ऐसा सोर्स है जो नियरली मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये लाइट इस एवेक्यूएटेड ट्यूब के अंदर, एवेक्यूएटेड ग्लास ट्यूब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। पहले को कहा गया है टारगेट इलेक्ट्रोड, जो मैंने कहा था ना फोटो सेंसिटिव मेटल का बना हुआ है। दूसरा इलेक्ट्रोड है कलेक्टर इलेक्ट्रोड। टारगेट इलेक्ट्रोड इसलिए कहा गया है कि लाइट थ्रू विंडो इस टारगेट इलेक्ट्रोड पे आके फॉल करेगी और यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, और कलेक्टर प्लेट इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगी? कलेक्ट करेगी, इसलिए इसको कलेक्टर कहा गया है। और बीच में कोई मीडियम नहीं है। टारगेट मेटल प्लेट को कनेक्ट किया गया है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ, और कलेक्टर प्लेट को थ्रू माइक्रो एमीटर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया गया है। माइक्रो एमीटर क्या करेगा? जब इलेक्ट्रॉन टारगेट से इजेक्ट होंगे, कलेक्टर की तरफ आएंगे, सर्किट क्लोज होगा इस तरह, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से क्या होगा? करंट ऑब्जर्व होगी। उस करंट को डिफ्लेक्शन ऑफ माइक्रो एमीटर से ऑब्जर्व किया जाएगा, और इस करंट का नाम होगा फोटो करंट। और इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन। और ये वोल्ट मीटर है कि कितना पोटेंशियल आपने प्रोवाइड किया है। याद रख लो, ये फिक्स पोटेंशियल है जिसकी वैल्यू मैक्सिमम तक है। आपने इसको कनेक्ट किया है रियोस्टेट के साथ, तो रियोस्टेट की यहाँ जो यूजेज है एज ए पोटेंशियल डिवाइडर यूज होगा। यानी ये हमारे पास एक पोटेंशियल डिवाइडर है जिससे आप वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हो। वोल्टेज को आप 0 से उसकी मैक्सिमम वैल्यू तक इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, ये आप तक है। ये ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब टारगेट प्लेट को देखो, मैंने थोड़ा सा इसमें हम्प बनाया हुआ है, कनकेव नेचर का बनाया हुआ है। कनकेव नेचर का इसलिए बनाया गया है, मैक्सिमम लाइट जो है इस टारगेट के ऊपर आके पड़े और कंसंट्रेट करे, फोकस करे। यानी टारगेट का के अंदर जो हम्प है, जो कैविटी है, कनकेव नेचर जो है, ये लाइट को क्या करेगा? मैक्सिमम टाइम तक क्या करेगी? फोकस कर लेगी, कंसंट्रेट हो जाएगी, कैप्चर्ड हो जाएगी, कन्फाइन हो जाएगी, ताकि लाइट वर्सेस इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन बेहतर तरीके से हो सके। तो ये एक ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट आप अपने रिजल्ट में एक्यूरेसी लाने के लिए ये चीज़ कर सकते हो। फिर क्वार्ट्ज विंडो इसलिए बनाई गई है कि क्वार्ट्ज मटेरियल की ये प्रॉपर्टी है कि जब लाइट रे आती है तो ये क्वार्ट्ज लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता। ग्लास की चांसेस है कि ग्लास लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, तो आपकी आने वाली लाइट की इंटेंसिटी में क्या हो सकता है? कमी बेशी आ सकती है, कम या ज़्यादा हो सकती है। इसलिए हमने ग्लास के दरमियान क्या रखा? क्वार्ट्ज मटेरियल की विंडो बना दी। ठीक हो गई बात। अब जो लाइट आ रही है इसकी 2 प्रॉपर्टीज बहुत वाइटल है यहाँ पर, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर इंटेंसिटी जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में आप लोगों ने पढ़ी थी, रेडिएंट इंटेंसिटी, ये वो नहीं है एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय वेव्स पर यूनिट एरिया। यहां हम इंटेंसिटी से मुराद नंबर डेंसिटी ऑफ द वेव्स लेंगे कि लाइटनिंग सोर्स से लाइट इमिट होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि हम यहां पर क्लासिकल पीरियड में हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टारगेट प्लेट की तरफ जा रहे हैं। अब ये कितनी वेव्स हैं, तादाद कितनी है इसकी? नंबर डेंसिटी का लफ्ज यूज हुआ है, तो अगर 2 वेव्स हैं तो आप 2 से इंक्रीज करके 4 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, 20 कर सकते हो। जो तादाद बढ़ाते जाओगे इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी, और तादाद कम करोगे तो फोटो एमिटर सरफेस पे
टारगेट प्लेट पे इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और ये आप इंटेंसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कैसे करोगे, आप ये जो लाइटनिंग सोर्स है इसका डिस्टेंस बढ़ा दो, इसको दूर ले जाओ, तो इंटेंसिटी इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करती है। इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इमिटेड फ्रॉम द सोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड डिटेक्टर। तो यहाँ पर डिटेक्टर तो नहीं है, टारगेट प्लेट है, तो टारगेट प्लेट और सोर्स के दरमियान डिस्टेंस बढ़ाने से इंटेंसिटी कम होगी, डिस्टेंस कम करने से इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और इंटेंसिटी ज़्यादा होने से हमारा क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ द वेव्स की तादाद को इंक्रीज करना। लश्कर को बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, लश्कर कम करोगे तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन बड़ा वाइटल रोल प्ले करेगी। याद रख लो, माइक्रो एमीटर की डिफ्लेक्शन चेंज होगी। ये हम ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि ऐसा क्या होगा। तो अब ज़रा डेफिनेशन की तरफ दोबारा आता हूँ मैं जो है, क्योंकि ये इसके अंदर ये जो लफ्ज़ मैंने यूज़ किया, व्हेन लाइट ऑफ सर्टेन सूटेबल फ्रीक्वेंसी, तो इस अरेंजमेंट को देखें जो है, लेट अस कंसिडर एन evacuated glass tube in which two metal plates or electrodes are inserted. One of the plate is known as target metal plate is connected with negative terminal of the battery, while the other plate which act as a collector plate is connected with positive terminal of the battery through microammeter, voltmeter and rheostat. Before radiation hit the target, galvanometer or microammeter shows no deflection, indicates that no current begins to flow through external circuit. But once the light of certain suitable frequency is allowed to fall on the target plates, electrons are ejected out, called photoelectron, and because of this emission of electron from the target plate, a current begins to flow through external circuit, which is being observed by the deflection of microammeter. This current is given the name photocurrent, and this process or phenomena is known as photoelectric effect. Is it clear? Why we use the term frequency of suitable? Why we use light of suitable frequency? क्योंकि हमने मेटल से इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, इजेक्ट करना है, इमिट करवाना है। तो अगर आप लाइट फॉल करते हो एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की, तो सूटेबल फ्रीक्वेंसी पे ही इलेक्ट्रॉन इमिट क्यों होता है? तो वो जो दें मेटल के अंदर जो एटम्स की अरेंजमेंट होगी, देखिए ये एटम्स है, न्यूक्लियस और बाहर ऑर्बिट में क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करती हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस होता है, क्लोज ऑर्बिट, क्लोज शेल के अंदर होता है, उस पे कूलम अट्रैक्टिव फोर्सेस न्यूक्लियस की स्ट्रॉन्गर होती हैं, और जो ऑर्बिट बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ाते जाएं, तो जो इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट ऑर्बिट में होंगे, जिनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, वो रिलेटिवली लूजली बाउंड होंगे, क्योंकि उन पे न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होती हैं, कम होती हैं। बात ज़हन में आ गई? तो अब अगर आप एक लाइट फॉल करती हो जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी सफिशिएंट नहीं है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो उनको ब्रेकअप ही ना कर सके, तो फिर तो आपके पास फोटो इमिशन नहीं होगी ना। तो हमें चाहिए कि ऐसी सूटेबल फ्रीक्वेंसी वाली लाइट यूज की जाए कि जिसकी वैल्यू इतनी सफिशिएंट हो कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, इनके दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है उसको ब्रेकअप करे, इलेक्ट्रॉन आज़ाद हो, और आज़ाद होने के बाद उस एटम से एस्केप आउट हो जाए, बाहर आ जाए। तो इस तरह जब ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा तो फिर वो फोटो करंट में अपना रोल कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसलिए बार बार लफ्ज़ यूज होगा, when light of certain suitable frequency is allowed to fall on metal plate, electrons are emitted out called photoelectron, and this phenomena is known as photoelectric effect. तो इससे ये पता चला कि तमाम लाइट सोर्स जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाली लाइट इमिट करती हैं, तमाम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट अलाउड फॉर फोटो इमिशन, कि फोटो इमिशन के लिए तमाम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट सूटेबल चॉइस नहीं है। एक चीज हो गई। अच्छा, अब इसके बाद हम रिजल्ट्स की तरफ आते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के। जब
सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल सरफेस पे फॉल करती है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, याद रख लो, इन एमिटेड इलेक्ट्रॉनों की जो काइनेटिक एनर्जी होगी या जो स्पीड होगी वो वेरी करेगी, 0 अप टू मैक्सिमम वैल्यू। यानी कुछ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, कुछ के पास इंटरमीडिएट रेंज की होगी, कुछ के पास बहुत स्लो काइनेटिक एनर्जी, स्लो मोशन के साथ जा रहे हैं, और कुछ के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। रीजन मैंने आपको बताया है। एक रीजन तो ये हो गया कि ये एटम के अंदर डिफरेंट स्टेट से क्या हो रही है, इजेक्ट हो रही हैं। दूसरा रीजन बड़ा स्ट्रांगली ये है, जरा गौर करो, ये मेटल है, मेटल में तो बहुत सारे एटम्स हैं और हर एटम्स के इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके जाएंगे। ये ऊपर एक मैंने लेयर बनाई हुई है, ये लेटस है, इसे कहते हैं लेटस, जो है ना एटम की, द रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इज कॉल्ड लेटस। तो ये एक लेयर बनी हुई है, ये दूसरी है, जो सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट होके जाएंगे मेटल की सरफेस से, तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। फॉर सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर रही हो, फॉर सेम इंटेंसिटी, इंटेंसिटी भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, तो सरफेस से इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। और जो ये मैंने ब्लैक डॉट बनाया है, टिक किया है, यहां से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, अब इन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के रास्ते में अदर लेटेस्ट एटम भी हैं, माइट भी इनका कोलिजन हो जाए, तो जब इनका रास्ते में कोलिजन होगा तो इनकी स्पीड और काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, बैडली रिड्यूस्ड होगी ना। जो है, एक तो एटम के अंदर डिफरेंट जगहों से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन भी इमिट होंगे, बाउंड इलेक्ट्रॉन भी इमिट हो सकते हैं, लेकिन डिफरेंट एटम्स की अरेंजमेंट मेटल के अंदर डिफरेंट है। कोई टॉप मोस्ट लेयर से इमिट हो रहा है, कोई बॉटम से हो रहा है, कोई इंटरमीडिएट से हो रहा है, तो इस तरह काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, वेरी करती है। तो इट वुड मीन दैट ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन है, इनकी काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे से वेरी कर रही है। बात ज़हन में आ गई। हाउ कैन वी कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन? सबसे पहला हमारा जो टारगेट पॉइंट है कि ये जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए हैं, अब मैं इनको कहूंगा फोटो इलेक्ट्रॉन, और जब फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट टेक प्लेस हो रहा है तो मैं वर्ड्स यूज करूंगा फोटो इमिशन। फोटो इमिशन मीन फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट सक्सेसफुली टेक प्लेस हो रहा है, लाइट फॉल कर रही है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रही है, और इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को क्या नाम देंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन। क्लियर होगी बात ये? तो हाउ कैन वी कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन? इस मकसद के लिए देखें, जब आप किसी की स्ट्रेंथ का, किसी की एनर्जी को गेस्ट करना चाहते हैं तो उसको आजमाइश में डालते हैं, यानी उसके रास्ते में कोई अपोजिशन रुकावट जो है ना वो आप डालते हैं, तो अगर वो रुकावट अपोजिशन अबूर करने में कामयाब हो गया तो हम कहते हैं कि भाई ये तो बहुत एनर्जेटिक है, ठीक है, ये इसने सारी रुकावटें तोड़ दी हैं। तो इसी तरह ये उसकी स्ट्रेंथ और एनर्जी का आप गेस कर रहे हो। इलेक्ट्रॉन्स, एवलांच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और हर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से स्पीड और काइनेटिक एनर्जी के लिहाज से डिफरेंट है। तो सबसे जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी को हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो हर्ट्ज ये कहता है कि ये जो टारगेट और कलेक्टर प्लेट के दरमियान वोल्टेज सोर्स है, इसके टर्मिनल चेंज कर दो। पहले कलेक्टर प्लेट क्या थी, पॉजिटिव थी, तो यार इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव कैरेक्टर है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉनों का नेगेटिव चार्ज है, तो अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंटली कलेक्टर की तरफ जाएंगे ना, खुशी से जाएंगे, क्योंकि कूलम अट्रैक्टिव फोर्सेस इन्वॉल्व है। अगर मैं कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल नेगेटिव कर देता हूं, अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इसका कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया है, तो जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उन पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो कूलम रिपल्शन फोर्स होगी ना, अपोजिशन आ गई ना। मैंने कहा था ना, स्ट्रेंथ को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, अपोजिशन, अपोजिंग फोर्सेस हमने इंट्रोड्यूस कर दी। तो बैटरी का पोटेंशियल नेगेटिव करते जाएं, इलेक्ट्रॉनों की तादाद कलेक्टर प्लेट तक आने में कम होती जाएगी, और माइक्रो एमीटर की डिफ्लेक्शन जो पहले एक सूटेबल डिफ्लेक्शन थी वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को मुंह की खा के वापस जाना पड़ रही है, मुंह की खाना पड़ रही है, वापस जा रही हैं। ठीक है, ये पूरी फौज है, और इस फौज के रास्ते में आपने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग किस्म का बैरियर बना दिया,
पोटेंशियल को नेगेटिव करके। अब जो इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो रही है, फोटो करंट डिक्रीज हो रही है, एक स्टेज ऐसी आएगी कि फोटो करंट कट ऑफ हो जाएगी सर्किट से। जब फोटो करंट कट ऑफ हो जाएगी यानी करंट जीरो होगी, 100% जीरो नहीं होती, कुछ ना कुछ होती है, तो वो पोटेंशियल, जिस पोटेंशियल पे फोटो करंट एक्सटर्नल सर्किट से कट ऑफ हो गई है, इस पोटेंशियल को नाम दिया गया स्टॉपिंग पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल। द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एट विच photo current is cut off from the external circuit is called stopping potential or retarding potential, opposing potential भी कहते हैं। बात ज़हन में आ गई। इसकी कोई वैल्यू होगी, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये नेगेटिव पोटेंशियल होगा, -5 वोल्ट, -10 वोल्ट, -20, -30, ये कोई पार्टिकुलर वैल्यू पोजेस करेगा। लेकिन कहता है कि इलेक्ट्रॉन, देखिए सबसे स्लो काइनेटिक एनर्जी और स्लो स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन सबसे पहले बाउंस बैक होंगे क्योंकि उनके पास एनर्जी ही कम थी। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो एनर्जेटिक होंगे, जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, और अगर उनके पास इतनी सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है कि जिसकी वैल्यू बैटरी के स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल या उससे ग्रेटर है, वो कलेक्टर तक जाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन वो वेरी फ्यू होंगे, 1 और 2। तो 1 और 2 इलेक्ट्रॉन के आने से जो करंट होगी, देखिए करंट क्या है, I = Q/T, और Q क्या चीज है, NE/T। तो N इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेसिक डेफिनेशन ये है, N इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तादाद मैंने कहा ना वेरी फ्यू, 1 और 2, तो उससे जो करंट ऑब्जर्व होगी वो कितनी होगी, आगे E को देखिए 1.6 10 - 19, तो 2 को 1.6 10 - 19 से मल्टीप्लाई करें, नीचे अगर 1 सेकेंड टाइम ले लें तो कितनी स्मॉल करंट है, तो वो आपका जो माइक्रोमीटर है वो जीरो ही रहेगा, वो डिफ्लेक्शन जीरो ही बताएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन गए तो सही ना, या सबसे आखिर में जाके कलेक्टर प्लेट से क्या हुए, टर्न बैक हुए, बाउंस बैक हुए। तो द मैक्सिमम ओनली दोज इलेक्ट्रॉन कुड रीच द कलेक्टर प्लेट C whose kinetic energy either equal to or greater than stopping potential of the battery, कि जिनकी काइनेटिक एनर्जी बैटरी के स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल या उससे ग्रेटर है, ये इलेक्ट्रॉन कलेक्टर तक जाने में या तो कामयाब होंगे या सबसे एंड में यहां से क्या होंगे, बाउंस बैक होंगे। तो कौन सा रिलेशन आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक से, इसका रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज टाइम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, बट दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहां पर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ½ m मैक्सिमम स्क्वायर, ½ m², तो v के बेस में क्या लिखेंगे, मैक्सिमम, कि जिनकी स्पीड मैक्सिमम थी, तो जाहिर है काइनेटिक एनर्जी भी उन्हीं की मैक्सिमम होगी, तो इज इक्वल टू EV0। ये बहुत वाइटल इक्वेशन है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में थ्रू आउट यूज होगी। इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया, क्लियर होगी। तो इस तरह आपने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, पोलैरिटी ऑफ द सोर्स को रिवर्स करके कैलकुलेट कर ली। इलेक्ट्रॉनों की तादाद कम होती जाएगी, करंट कम होता जाएगा, कम होते होते जब करंट प्रैक्टिकली जीरो हो जाएगा, तो जिस पोटेंशियल पे ये करंट जीरो हुआ है उस पोटेंशियल का नाम स्टॉपिंग पोटेंशियल या रिटार्डिंग पोटेंशियल। तो हमने कहा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज टाइम स्टॉपिंग पोटेंशियल V0। ये चीज आ जाएगी आपके पास। अब रिजल्ट की तरफ आते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फर्स्ट रिजल्ट पॉइंट को ध्यान में रखना है, फोटो इमिशन टेक प्लेस एट ए सर्टेन सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग लाइट कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। कि कहता है कि फोटो इमिशन टेक प्लेस होता है आने वाली लाइट की एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे। ऑल फ्रीक्वेंसी इज नॉट अलाउड, यानी तमाम फ्रीक्वेंसी पे फोटो इमिशन नहीं हो रहा है, एक पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी पे फोटो इमिशन टेक प्लेस हो रहा है। इस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी को क्या नाम दिया गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। हाउ कैन वी डिफाइन दिस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? Minimum amount of frequency required to eject electron from metal surface is called threshold frequency, denoted by F0। कि जो लाइट आपने फाल की है, मोनोक्रोमेटिक लाइट जो आ रही है, आपके सामने फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट है। अब अगर
ये जो लाइट आ रही है, जिस लाइट पे के सामने आपने फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट रखी हुई है, सोडियम मेटल है लेट्स सपोज, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, ठीक है, फोटो करंट प्रैक्टिकली ऑब्जर्व होगी। अगर इसी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के सामने मैं टारगेट मेटल चेंज कर देता हूं, मैं सोडियम को रिप्लेस करके टंगस्टन मेटल रख देता हूं, हैवी मेटल रख देता हूं, तो माइट भी अब ये वाली फ्रीक्वेंसी उस मेटल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं करवा सकेगी। क्यों? कि उस मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो कुछ और है एज कंपेयर टू सोडियम पोटाशियम के केस में, जो अल्कली मेटल्स हैं इनके केस में, क्योंकि ये फोटो सेंसिटिव मेटल है। तो इसलिए जो आने वाली लाइट है इसमें तमाम फ्रीक्वेंसीज, यानी अगर डिफरेंट सोर्सेज यूज करते हो आप लोग, लेट्स सपोज दूसरा एविडेंस, एक तो मैंने टारगेट मेटल को चेंज किया एक ही फ्रीक्वेंसी के लिए, तो मैंने कहा सोडियम के लिए फोटो इमिशन हो रही है, टंगस्टन के लिए नहीं होगी। अब सोडियम है, मेरे पास लाइट सोर्स है, ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट रे प्रोड्यूस करता है, फोटो इमिशन होगी, मैं सोर्स चेंज कर देता हूं, मैं कोई ऐसा सोर्स ले आता हूं कि जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी कम है कि अब अगर बेशक आपके पास सोडियम मेटल हो, यानी लाइट एटॉमिक नंबर वाली मेटल हो, तो माइट भी अब सोर्स चेंज करने से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। तो दो प्रॉपर्टीज आ गई ना, नेचर ऑफ मटेरियल की बात भी हो गई और लाइट सोर्स की बात भी हो गई। तो फोटो इमिशन टेक प्लेस एट ए सर्टेन सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग लाइट कॉल्ड threshold frequency denoted by F naught. How can we define this threshold frequency? Minimum amount of frequency required to eject electron from metal surface is called threshold frequency. दो बातें। तीसरी बात, the value of the threshold frequency is a function of nature of the metal surface, nature of the metal plates. यानी value of the threshold frequency strongly depends upon nature of the target plate, nature of the target metal। कि जो threshold frequency की वैल्यू है, देखें प्रॉपर्टी ये लाइट की है, फ्रीक्वेंसी किसके साथ एसोसिएटेड है? लाइट के साथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ, लेकिन मोहताज किसकी है, डिपेंड किस पे कर रही है? नेचर ऑफ द मेटल प्लेट, नेचर ऑफ द मेटल सरफेस। क्यों? क्योंकि मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉनों को इस फ्रीक्वेंसी ने क्या करना है? इजेक्ट करना है। मैंने बार बार मैंने कहा था ना, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद मैटर, इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर, लाइट की इंटरेक्शन होने जा रही है मैटर के साथ। तो मेटल प्लेट मैटर है ना, मटेरियल ऑब्जेक्ट है ना, इलेक्ट्रॉन इज द मटेरियल ऑब्जेक्ट। तो मेटल पे इसलिए डिपेंड करती है कि मेटल में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो कूलम अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो इलेक्ट्रॉन को बाउंड रखे हुए है। तो इलेक्ट्रॉन का दिल नहीं चाहता कि वो मेटल से एस्केप आउट होके बाहर जाए, लेकिन ये जो लाइट आ रही है इसकी जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है ये इलेक्ट्रॉन को मजबूर करेगी कि इलेक्ट्रॉन उस मेटल से क्या हो जाए? इजेक्ट हो जाए। तो अगर सोर्स सेम है, उससे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाली लाइट प्रोड्यूस्ड हो रही है और आपके सामने टारगेट मेटल एक मेटल है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, तो जब दूसरी मेटल लाओगे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट माइट भी ना हो, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो इसलिए तीसरा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये था कि द वैल्यू ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी depends strongly on nature of the metal plate because of Coulomb attractive forces between nucleus and electrons। इस वजह से वो मेटल सरफेस पे डिपेंड करती हैं। ये तीन रिजल्ट रिलेटिवली ईजियर, आसान है। अब चौथा और पांचवा रिजल्ट, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ये बहुत फलसफाना किस्म की गुफ्तगू है और इसमें क्लासिकल फिजिक्स की फेलियर नजर आएगी कि वाई क्लासिकल फिजिक्स फेल्स टू एक्सप्लेन फोटो इमिशन, और फिर आइंस्टाइन ने उसको कैसे एक्सप्लेन किया। तो जरा गौर करें। लेट हमारे पास जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू है F नॉट 10 हर्ट्ज, यानी ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी पे मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया जा सकता है, हो सकता है, फोटो इमिशन हो सकती है। अगर मैं लाइट यूज करता हूं, एक ऐसी लाइट यूज करता हूं जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से स्लाइटली लेस है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से स्लाइटली लेस है, और इस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को मैं 9.9 हर्ट्ज
कहता हूं। चाहिए कितनी? 10 हर्ट्ज, और मैं यूज कर रहा हूं 9.9 हर्ट्ज। तो आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से स्लाइटली क्या है? कम है, थोड़ी सी कम है। और मैं 2 वेव फॉल करता हूं टारगेट मेटल पे, 2 वेव्स। तो माइक्रो एमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा, इट मीन फोटो इमिशन नहीं हो रही है। मैं इंटेंसिटी को बढ़ा देता हूं। इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या मुराद है? लाइट सोर्स को करीब कर दो मेटल प्लेट के, तो ज्यादा वेव्स जो है ना अब मेटल सरफेस पे फॉल करेंगी। तो 2 से 4 कर दो, डबल हो गई इंटेंसिटी। 4 से 6 कर दो, 10 कर दो, 20 कर दो। इवन ये देखा गया है थ्रू एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया है, आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाएं, बढ़ाते बढ़ाते 2 वेव की बजाय 100 वेव फॉल करें, लेकिन इन 100 वेव में इंडिविजुअल वेव की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या है? कम है, स्लाइटली लेस है। इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, इंटेंसिटी आपने 2 से बढ़ा के 100 तक ले गए, लेकिन इंडिविजुअल वेव की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। ना तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, ना ही वो काइनेटिक एनर्जी में कंट्रीब्यूट करेगा। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, गौर से सुनो। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल वेव, if the frequency of individual wave in a group of wave is slightly less than threshold frequency, no electrons are emitted out, nor it will contribute to kinetic energy. However, intensity of the beam may be stronger. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ग्रुप ऑफ वेव्स आप फॉल कर रहे हो, यानी पूरा एक लश्कर आ रहा है 100 बंदों का, उस पूरे लेक्चर में हर इंडिविजुअल गीदड़ है, कमजोर है, ठीक है, तो फिर वो लश्कर आपके किसी काम का नहीं है। चाहे तादाद आप कितनी बढ़ाते जाओ, इंटेंसिटी आप कितनी इंक्रीज करते जाओ। तो यहां पर भी कह रहा है कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल वेव इन ए ग्रुप ऑफ वेव इज स्लाइटली लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, नो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड आउट, nor it will contribute to kinetic energy. However, intensity of the beam may be stronger. कि इंटेंसिटी कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, 2 वेव से आपने 100 वेव फॉल कर दी, लेकिन इंडिविजुअल वेव की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या थी? लेस थी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज थी, आपने क्या किया? इंडिविजुअल वेव की फ्रीक्वेंसी 9.9 रखी, लेकिन आपने तादाद बढ़ा दी। एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि हमने तादाद बढ़ा के इंटेंसिटी को इंक्रीज करके फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा हुआ है। याद रख लो, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा हुआ है, इंटेंसिटी बढ़ाई है, फोटो एमिशन नहीं हो रहा है। तो आपको माइक्रो एमीटर कोई डिफ्लेक्शन देगा? डिफ्लेक्शन नहीं देगा। इट मीन फोटो करंट ऑब्जर्व सिरे से हो ही नहीं रही है। This strange result could not explain by classical physics कि why intense beam of light fails to eject electron from the metal surface even though its frequency is slightly less than threshold frequency। कि क्लासिकल फिजिक्स ये कह रही है कि इंटेंस बीम ऑफ लाइट क्यों नाकाम रही है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में। हालांकि क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है कि जब आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो एम्पलीट्यूड बढ़ता है, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स के तहत ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉल की जा रही हैं। एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक वेक्टर है और एक ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। जब आप एम्पलीट्यूड बढ़ाते हो इंटेंसिटी इंक्रीज होती है। तो जब इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, अगर इसको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेटल पे फॉल किया जाए, मेटल पे शाइन किया जाए, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाएगा। बट एक्सपेरिमेंट ने ये कहा कि ऐसा नहीं हो रहा है। तो दिस कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय क्लासिकल फिजिक्स। क्लियर होगी बात ये। अब इसको यहां पर इस तरह से भी कहा जा सकता है, यानी इस रिजल्ट से जो कंक्लूजन निकला वो क्या है? फोटो करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इनकमिंग लाइट बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत सी चीजें आपको बुकों से नहीं मिलेंगी। अच्छा याद रख लो। तो ये गौर करें, फोटो करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इनकमिंग लाइट बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे आप इंटेंसिटी कितनी इंक्रीज क्यों ना करो, फोटो करंट
इंक्रीज नहीं होगी। तो इंटेंसिटी और फोटो करंट का क्या रिलेशन हुआ? इट इज फोटो करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट बट बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये चीज इंपॉर्टेंट है जो है ना। अब एक और स्ट्रेंज रिजल्ट एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट, पांचवा रिजल्ट, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है और मैं एक लाइट यूज करता हूं जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से स्लाइटली ग्रेटर है, 10.2 हर्ट्ज, पहले 9.9 थी, वो कम थी, अब मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी है 10.2 हर्ट्ज। तो इफ f इज ग्रेटर देन f नॉट, यानी आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से थोड़ी सी ग्रेटर है और मैं जस्ट 2 वेव फॉल करता हूं, 2 वेव्स, तो 2 वेव्स में फॉल करता हूं, तो अब एक्सपेरिमेंट ये कह रहा है कि माइक्रो एमीटर की डिफ्लेक्शन ऑब्जर्वेबल होगी, यानी इंटेंसिटी बहुत कम है, जस्ट 2 वेव्स हैं। तो 2 वेव्स से लेट्स सपोज 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, मैं उनके करस्पॉन्डिंग फोटो करंट ऑब्जर्व करना चाहता हूं। तो फोटो करंट Q/T, तो Q NE/T, याद रख लो, ये डेफिनेशन करंट में यूटिलाइज किया करो। N इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इज द सिंगल क्वांटम ऑफ चार्ज जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है, वो कंजर्व है 1.6 10 -19 कूलम, तो डिवाइडेड बाई T, तो टाइम हम अपनी आसानी के लिए 1 सेकेंड ले लेते हैं। तो 2 वेव्स फॉल की, 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, तो 2E/T मैंने फोटो करंट ऑब्जर्व की। लेट्स सपोज, हालांकि 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए मैंने पहले कहा करंट ऑब्जर्व नहीं होती, अभी मैं सपोजिशन ले रहा हूं कि लेट्स सपोज मुझे जो करंट प्रैक्टिकली मिली 2 माइक्रो एम्पियर। अब मैं इंटेंसिटी को डबल करता हूं, 2 वेव की बजाय मैं 4 वेव्स फॉल करता हूं, इंटेंसिटी डबल होगी। याद रख लो, इस इंटेंसिटी में इंडिविजुअल वेव की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या है, ग्रेटर है, याद रख लो। तो जब 4 वेव्स फॉल करूंगा, पहली इंटेंसिटी को I1 कह दें, अब न्यू इंटेंसिटी को I2 कह दें, तो I2 इज ग्रेटर देन I1, इंटेंसिटी डबल होगी। तो अब 4 वेव्स फॉल की, 4 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, तो इनके करस्पॉन्डिंग जो फोटो करंट होगी उसको मैं I प्राइम कह देता हूं, नीचे PH I प्राइम, फिर वही डेफिनेशन N प्राइम E/T। अब N प्राइम क्यों लिखा है कि तादाद इलेक्ट्रॉनों की चेंज हो गई है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4E/T, तो अब फोटो करंट पहले की निस्बत डबल हो जाएगी, पहले 2 माइक्रो एम्पियर थी तो अब 4 माइक्रो एम्पियर होगी। इट मीन न्यू फोटो करंट ग्रेटर है प्रीवियस फोटो करंट से, जब आपने इंटेंसिटी को डबल किया। अभी पिछले पोस्टुलेट में हमने कहा इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ फोटो करंट, लेकिन यहां पर इंटेंसिटी क्या है, फोटो करंट पे स्ट्रांगली डिपेंड कर रही है बाय कीपिंग फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। क्यों? कि अब कंडीशन चेंज हो गई है। कंडीशन क्या चेंज हुई है कि आपने जो लाइट फॉल की है उस लाइट के अंदर जो इंडिविजुअल वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बढ़ा दी गई है, ग्रेटर कर दी गई है। तो अब हम इसको यूं कहते हैं, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल वेव in a group of wave is slightly greater than threshold frequency, electrons are emitted out, also it will contribute to kinetic energy, however weakest the beam may and may be, कि बीम कितना ही वीकेस्ट क्यों ना हो, कि बीम की नेट इंटेंसिटी बहुत कमजोर है, वीक है, लेकिन इंडिविजुअल वेव की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर है, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट भी होगा और काइनेटिक एनर्जी में कंट्रीब्यूट भी करेगा और माइक्रो एमीटर की डिफ्लेक्शन भी ऑब्जर्व होगी। तो बीम की इंटेंसिटी वीक है, तो वीक इंटेंसिटी पे आपको फोटो करंट ऑब्जर्व हुई है। अब अगर इंटेंसिटी को बढ़ाते हो तो फोटो करंट क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। सो इट वुड मीन दैट नाउ फोटो करंट इज अ फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इनकमिंग लाइट अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। पहले मैंने कहा था बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इस रिजल्ट का कंक्लूजन भी साथ बता रहा हूं कि इंटेंसिटी ऑफ इनकमिंग लाइट इज ए फंक्शन ऑफ फोटो करंट, या फोटो करंट इज ए फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इनकमिंग लाइट अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हाउएवर इंटेंसिटी ऑफ द बीम कितनी ही वीकेस्ट क्यों ना हो। तो यहां पर भी क्लासिकल फिजिक्स के लिए एक मसला बन गया, वाई a weak beam of light succeeded to eject electron from the metal surface even though
the frequency of the individual wave is slightly greater than threshold frequency. यहां क्लासिकल फिजिक्स ने कहा कि why intense beam of light fails to eject electron from metal surface, कि इंटेंसिटी को बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो सका. क्यों नहीं हो सका? दिस कुड नॉट बी आंसर बाय क्लासिकल फिजिक्स. इधर क्लासिकल फिजिक्स कह रही है व्हाई वीक बीम ऑफ लाइट सक्सीडेड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, हाउएवर इट्स इंटेंसिटी इज मच मोर स्मॉलर. इंटेंसिटी बहुत स्मॉलर है, तो व्हाई वीक बीम ऑफ लाइट सक्सीडेड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, दिस स्ट्रेंज रिजल्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय क्लासिकल फिजिक्स. तो इसके साथ एक ग्राफ बना हुआ है, करंट, फोटो करंट वाई एक्सिस के लॉन्ग और वोल्टेज एक्स एक्सिस के लॉन्ग. तो आप यहां पर देखें कि अगर मैंने कहा था ना ये पोटेंशियल है, इसको नेगेटिव कर दो. ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि अगर पोटेंशियल को सिरे से हटा दें, पोटेंशियल सोर्स बिल्कुल खत्म कर दें, जब आप सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट, वो फ्रीक्वेंसी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर है, आप मेटल सरफेस पे फॉल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, इजेक्ट होंगे और कलेक्टर प्लेट की तरफ जा रहे हैं. इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है. तो अगर वोल्टेज एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, फोटो करंट वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो I1 इंटेंसिटी के लिए फोटो करंट ऑब्जर्व हुई IPH, ये पॉइंट. ठीक है. जब फोटो करंट को आपने डबल कर दिया, फोटो करंट को नहीं, सॉरी, इंटेंसिटी को डबल कर दिया, I2 इज ग्रेटर देन I1, तो ये मैंने लिखा है I2 इज ग्रेटर देन I1. जब मैंने 4 वेव फॉल की, 4 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, पहले केस में 2 वेव 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, तो फोटो करंट जब इंटेंसिटी डबल हो गई तो फोटो करंट IPH बढ़ के क्या हो गया, IPH प्राइम. ये मैंने कहा ना, देखिए ये डिफरेंस नजर आ रहा है ना. तो वाई एक्सिस के लॉन्ग फोटो करंट बढ़ रही है. लेकिन एक बड़ा स्ट्रेंज रिजल्ट यहां पर पता चला कि जब 4 वेव एमिट हो रही थी और 2 वेव एमिट हो रही थी, तो दो वेव नहीं, सॉरी, 4 वेव से 4 इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे थे और 2 वेव से 2 इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे थे. तो इन दोनों सूरतों में 2 इलेक्ट्रॉन और जो 4 इलेक्ट्रॉन एमिट हुए हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी? क्योंकि ये वाला रिजल्ट मैंने कब लिया है, व्हेन F इज ग्रेटर देन F0, तो F 10.2 है दोनों केसेस में. इट मीन फ्रीक्वेंसी को मैंने क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट. तो जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो अब जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है, फोटो इलेक्ट्रॉन है, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी. तो जब 2 इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, इस इक्वेशन 1 को यूज करो कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे, जब 2 इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, दोनों के पास लेट्स सपोज काइनेटिक एनर्जी थी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो जब मैंने इंटेंसिटी को तो डबल कर दिया, तादाद तो बढ़ा दी, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो मैंने सेम रखी हुई है, फ्रीक्वेंसी सेम रखी हुई है. तो अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 4 इलेक्ट्रॉन की भी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगी. तो इट वुड मीन दैट बैटरी को इनको रोकने के लिए, इनको स्टॉप करने के लिए सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा. जो 2 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी पोजेस किए हुए बैटरी की तरफ आ रहे हैं, तो बैटरी को एक जैसा वर्क करना पड़ेगा. 4 इलेक्ट्रॉन, तादाद ज्यादा है, बेशक तादाद ज्यादा है, लेकिन हर एक की एनर्जी स्ट्रेंथ क्या है, ताकत सेम है. तो जो 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उनके लिए भी बैटरी का स्टॉपिंग पोटेंशियल या वर्क डन क्या होगा, सेम होगा. इसलिए यहां पर देखें कि 0 वोल्ट, 0 से इधर -1, -2, -3, -V0. तो जब आप पोटेंशियल डिक्रीज करते हो, नेगेटिव करते हो, तो मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉनों की तादाद क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है. अपोजिंग फोर्सेस, अपोजिंग वर्क डन हो रहा है और करंट कट ऑफ होती जा रही है. तो दोनों इंटेंसिटी के लिए देखो कि करंट नीचे डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, और नेगेटिव पोटेंशियल पे जाके करंट क्या हो गया है, अब 0 हो गया है. लेकिन दोनों के लिए जो नेगेटिव पोटेंशियल है -V0, ये सेम वैल्यू रखता है. क्यों? कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है. तो इंटेंसिटी ऑफ इनकमिंग लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल. एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, intensity of incoming light is independent of stopping potential at constant frequency. frequency अगर constant है तो आने वाली लाइट की इंटेंसिटी स्टॉपिंग पोटेंशियल के इंडिपेंडेंट है. यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल की एक ही वैल्यूज जो है लो इंटेंसिटी बीम और हाई इंटेंसिटी बीम को अपोज करने में यूटिलाइज हो रही है, जिसकी वैल्यू ग्राफ से
क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रही है कि जब 2 इलेक्ट्रॉन एमिट हुए तो माइनस वी नॉट लेट्स सपोज -5 वोल्ट था, तो जब 4 इलेक्ट्रॉन एमिट हुए तो इंटेंसिटी डबल हो गई, लेकिन माइनस वी नॉट की वैल्यू स्टिल क्या थी, सेम थी। ये चीजें भी क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकी है। दो स्ट्रेंज रिजल्ट जो क्लासिकल फिजिक्स की फेलियर है। तीसरा क्लासिकल फिजिक्स का रिजल्ट, जब लाइट, याद रख लो, मेटल सरफेस पे फॉल करती है तो इंस्टेंटेनियसली इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेटल सरफेस पे लाइट फॉल की जाए, शाइन की जाए, तो एक स्टेज ऐसी आएगी इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा। इसलिए सूटेबल फ्रीक्वेंसी का होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। ये क्लासिकल फिजिक्स की ऑब्जर्वेशन थी। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं, एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि सूटेबल फ्रीक्वेंसी वाली लाइट जो है फोटो एमिशन करती है। तो थर्ड फेलियर क्लासिकल फिजिक्स का ये आया कि व्हाई देयर शुड बी अ सूटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग लाइट in order to perform a photo emission, या why there should be a minimum frequency of light is required for photo emission, कि एक suitable frequency of light क्यों चाहिए photo emission को, photo electric effect को perform करने में। तो this result could not be explained by classical physics। तीन चीजें कि minimum amount of frequency क्यों चाहिए, all frequency पे photo emission क्यों नहीं हो सकता, क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकी। इंटेंस बीम ऑफ लाइट जब उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस है, ये फोटो एमिशन क्यों नहीं कर सका। तीसरा रिजल्ट कि वीक बीम ऑफ लाइट जब उसके अंदर इंडिविजुअल वेव की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से स्लाइटली ग्रेटर है, तो वीक बीम ऑफ लाइट ने फोटो एमिशन क्यों किया, ये भी क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकी हैं। तो इसका जो आंसर है वो हमें आइंस्टाइन क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट को यूज़ करेगा, मैक्स प्लैंक के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेगा, तो तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन आपके सामने आएगी। तो आइंस्टाइन ने 1905 में उसको एक्सप्लेन किया और उसको नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन को स्टडी करेंगे। ओके, सी यू अगेन।